सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। गत कक्षा में आपको गुप्त साम्राज्य पे आपके बारे में बातचीत चल रही थी। उसमें आपको दो बातें बताई थी कि इसमें से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो दो प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जाता है, या तो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का क्रमवार या सिलसिलेवार वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो वह गुप्त काल की कला, विज्ञान, साहित्य और प्रगति की समीक्षा कीजिए। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अति लघुरात्मक प्रश्नों में से ही पूछे जाते हैं, या कई बार लघुरात्मक प्रश्नों में से पूछा जाता है। जहां आपको पूछा जाता है तो अक्सर प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जाता है। आपसे गत कक्षा में मैंने समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में सिलसिलेवार वर्णन आपके साथ किया था, और उससे पूर्व आपको मैंने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता दिया था, और समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का वर्णन कर दिया था। और उसके दिग्विजयों के कारण उसे हिंदुस्तान का नेपोलियन भी कहा जाता था। और उसके विविध प्रश्न हैं। इतिहास जानने के स्रोत मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से हैं, प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरा आपको एरण अभिलेख बताया था। वह कौन से वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, वीणा वादन में दक्ष था, ये आपको बता दिया था। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, समुद्रगुप्त था। उसने कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, इन सब बातों पर गत कक्षा में आपके साथ मैंने चर्चा की थी। अब समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में यहां आपको बड़ा छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त में से पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त सिंहासन पर बैठता है, लेकिन गुप्त राज सिंहासन में रामगुप्त का कोई ज्यादा रूल नहीं होता है। एक बार वो है शक से घिर जाता है, और शक से घिर जाने के कारण शक उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम्हारी रानी ध्रुव स्वामिनी यदि हमें अर्पित कर दी जाएगी तो हम आपको रिहा कर देंगे। रामगुप्त उस शर्त को स्वीकार कर लेता है, और वह ध्रुव स्वामिनी को, शकुन को अर्पित स्वीकार कर लेता है। यह बात छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आती है, और वह ध्रुव देवी के वेश में जाता है और कामोत्तर शक शासक की हत्या कर देता है। इसके बाद वह गुप्त राज सिंहासन पर बैठता है। यहां बड़ा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पे आपको 7-8 प्रश्न याद करने हैं, और सभी की नेचर छोटे छोटे प्रश्नों की है। वहां आपको 2 नंबर का ही प्रश्न पूछ सकता है, उससे बड़ा नहीं। पहला, आपको वैवाहिक संबंध इसके याद करने हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो उसके राजवंश को सुदृढ़ करते हैं। अब यहां आपको उसके 3 वैवाहिक राजवंश कि चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध बताइए। एक तो नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी के साथ वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिसका नाम कुबेर नाग होता है। कुबेर नाग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। दूसरा, अपने भाई की विधवा ध्रुव देवी के साथ विवाह करता है। तीसरा, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन तृतीय के साथ करता है। इन वैवाहिक संबंधों से उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, और अपने पुत्रों की शादी वो तालगुंग वंश में कर देता है। चारों तरफ वैवाहिक संबंधों के द्वारा वो अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है। उसके सामने जो भयंकर आक्रमण होता है वो शकुन का होता है। यहां आपको इस बात को याद करना है। क्या याद करना है? कि वह कौन सा गुप्त शासक था, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकुन को परास्त करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी। ये आपको एक तो ये याद करना है। किसको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकुन को परास्त करने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की थी। यहां आपको ये दोनों नाम मिलते हैं बेटा, एक शकारी और दूसरा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कई बार उत्तरापथ आता है तो उत्तरापथ की राजधानी तो तक्षशिला होती है, या अवंती के उज्जैनों को
कि उत्तरापथ और अवंती को विजय करने के उपलक्ष्य में उसने कौन सी उपाधियां धारण की थी, तब आपका उत्तर होगा अवंतीनाथ और विक्रमादित्य। यहां इसके टाइटल याद करने हैं बेटा, क्या है, शक विजय के उपलक्ष्य में उनसे कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, शकारी और विक्रमादित्य। अगर प्रश्न की भाषा ये हो कि उसने उत्तरापथ और अवंती विजय के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधियां धारण की, तब आपका उत्तर होगा अवंतीनाथ और विक्रमादित्य। अब आपको मैंने राजधानियों के बारे में बड़ा एक प्रश्न बताया था, उसको यहां वापस याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि गुप्त राजवंश की 4 राजधानियां थी बेटा। अगर ये पूछे कि गुप्त राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा गया। अगर ये पूछे कि गुप्त राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। और ये पूछे कि गुप्तों ने अपनी द्वितीय राजधानी कहां बनाई, तब आपका उत्तर होगा उज्जैन। और चौथा प्रश्न ये पूछे कि गुप्तों ने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, तब आपका उत्तर होगा अयोध्या। प्रथम राजधानी आए तो उत्तर क्या होगा आपका, गया होगा। यहां पर आपको बता दिया था, यहां से 2 नंबर का ही प्रश्न पूछता है। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, और उसका निर्माण किसने करवाया था, या पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तब आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। और शकुन को विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। उज्जैन हमेशा से एक ऐसा स्थान रहा बड़ा जो विद्वानों के लिए, जो विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आगे जाकर के स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र के स्थान पर प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए अपनी राजधानी अयोध्या बना लेते हैं। तो यहां आपको राजधानी के बारे में आ गया तीसरा, कि राजधानी उसने कौन सी बनाई थी, उज्जैन। अब चौथा, आपको अक्सर चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, उनमें अगर संवत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो 2 ही संवतों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है बेटा अक्सर। या तो आपसे शक संवत के बारे में प्रश्न किया जाता है, और यह आपसे विक्रम संवत के बारे में प्रश्न किया जाता है। शक संवत आए तो आप कह दो कि कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ की थी, और विक्रम संवत का किसने पुनः प्रचलन किया था, तब आपका उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कौन से संवत का पुनः प्रचलन किया था, विक्रम संवत का इसने पुनः प्रचलन किया था। और इसका प्रचलन उसने शकुन को परास्त करने के उपलक्ष्य में ही किया था। किसको परास्त करने के लिए, शकुन को परास्त करने के उपलक्ष्य। यहां अगला प्रश्न है वो फिर तुलनात्मक है। मैंने आपको बताया कि बेटा इतिहास में आपको जहां ये लगे कि जहां से युग्म बनाने की आवश्यकता है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहां पहला युग्म आप राजधानियों को बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, बड़ा नवरत्नों का उल्लेख हमें 2 ही शासकों के काल में मिलता है, एक प्राचीन भारत में और दूसरा मुगल भारत में। प्राचीन भारत का नाम आए तो गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, और मध्यकाल भारत आए तो मुगल शासक अकबर था, जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के बारे में भी आपसे एक यक्ष प्रश्न कर लेता है, राजस्थान का या आमेर का वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में बाईसी रहते थे। वहां भी बड़ा उसका संबंध विद्वानों से है, और वो बाईसी कौन थे, प्रताप सिंह की। जहां भी आपको युग्म की आवश्यकता हो, जहां भी आपको तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता हो, तो आप कर सकते हैं। तो यहां कौन सा होगा कि वह गुप्त शासक कौन था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। अब इनका शिरोमणि कौन था बेटा, इन विद्वानों का शिरोमणि महाकवि कालिदास था, जिसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। और कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि गुप्त काल का वह कौन सा विद्वान था जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बेटा इसने 3 नाट्य काव्यों की और 4 काव्य ग्रंथों की रचना की थी। 3 नाट्य काव्य इसके कौन कौन से थे, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्नि मित्र नामक इसने नाटकों की रचना की थी। और 4 काव्य ग्रंथ लिखे थे, रघुवंश, कुमार संभव और ऋतु संहार और मेघदूत नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। अब अगला पूछे तो किसके, दरबारी विद्वानों के बारे में। इससे आगे वाला प्रश्न आपसे पूछता है कि बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपासना से संबंधित पूछे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके उपासक थे, तो आपका उत्तर होगा परम भागवत।
गुप्त काल में बेटा छोड़कर के कुमारगुप्त को सारे के सारे गुप्त थे वो परम भागवत के उपासक थे, अर्थात वो विष्णु की उपासना पर बल देते थे। कुमारगुप्त एकमात्र ऐसा शासक था जिसने परम भागवत के स्थान पर कार्तिकेय की उपासना की थी और उसके समय में कार्तिकेय को राष्ट्रीय देवता का स्थान प्राप्त हो गया था। ये किससे? उसके धर्म से संबंधित हो गया था। अब बेटा चीनी यात्री, अक्सर चीनी यात्रियों से संबंधित वापस वही युगम बनाना है। चीनी यात्रियों से संबंधित जब भी कभी आपसे यक्ष प्रश्न किया जाता है तो या तो उसका संबंध हवेनसांग से होगा, या उसका संबंध फायान से होगा, और या उसका संबंध इत्सिंग से होगा। अब यहाँ एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालिक कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपका उत्तर होगा फायान। क्या होगा? फायान। लेकिन उसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से कोई संबंध नहीं रहता है, वो दरबार में नहीं जाता है, लेकिन उसके समकालिक भारत का वृत्तांत देता है और वह इस चीज का वृत्तांत अपनी पुस्तक फौक्योकी में देता है। किस में देता है बेटा? फौक्योकी में देता है। यहां आपको मैंने बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित प्रश्न बताए, आपको यह बता दिया गया। अब दो प्रश्न क्या है इसकी विजय से संबंधित है। अगर प्रश्न ये पूछे कि चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें है, तब उसका उत्तर दूसरा अभिलेख होगा। और जब प्रश्न की भाषा यह हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख किसमें होगा, यहां आपको अगर विजयों का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख किसमें है, तब आपका सीधा सा उत्तर उदयगिरी अभिलेख होगा। अगर प्रश्न की भाषा यह हो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का उल्लेख किसमें है, मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख में। यहां से बेटा ये 9-10 प्रश्न हैं जिन्हें हर प्रश्न के साथ तुम क्रमबद्ध और तुलनात्मक रूप से कर सकते हो, और याद करने के लिए इतिहास में यह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तुम्हारे साथ इस शासक पर इतना ही वार्तालाप किया जाएगा, शेष गुप्त शासकों पर तुम्हारे साथ कल वार्ता की जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।